नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी बिहार तो जीत गई, लेकिन इस जीत के ऊपर वोट चोरी का जो दाग लगा है उसे वो कैसे मिटाएगी, ये एक मुश्किल सवाल अब बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। कल से लेकर आज तक जीत पर शान बघाड़ने वाले बीजेपी और एनडीए के नेताओं की कमी नहीं है। आप जानते हैं, लगातार शान बघाड़े जा रहे हैं और बघाड़ना भी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने सोचा होगा कि इस जीत के बाद अब विपक्ष सवाल करना छोड़ देगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज एक अहम बैठक कर इस वोट चोरी में भंडाफोड़ की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी ने मुलाकात की। कल ही राहुल गांधी ने पोस्ट में बता दिया था कि बिहार में कैसी लूट मची हुई है, और उसके बाद आज राहुल गांधी ने मुलाकात की। मुलाकात नहीं बल्कि एक बैठक हुई, वरिष्ठ जनों की बैठक, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, तमाम नेता वहां मौजूद थे और इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, समीक्षा की कि बिहार के चुनाव आखिर किस दिशा में गया है। आइए, राहुल गांधी ने कल क्या कुछ बताया था इस पोस्ट में। बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखा था, उसमें क्या कुछ कहा था आइए देख लीजिए। राहुल गांधी ने लिखा था कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए और नतीजे बेईमानी से आए हैं, ये बात समूचा विपक्ष मान रहा है और केवल हवाई बातें नहीं की जा रही हैं। यानी विपक्ष केवल हवाई बातें नहीं कर रहा है, इसके सबूत भी पेश कर रहा है, इसके सबूत भी दे रहा है। आज कांग्रेस ने 8 कड़ियों में पोस्ट में अपनी बात रखी है। यानी एक के साथ एक 8 पोस्ट कांग्रेस ने किए हैं और उसमें समझाया है कि कैसे वोटों की चोरी हुई है बिहार में। आइए जरा उस पोस्ट को लेकर आते हैं आपके सामने। उसमें पहली बात जो कांग्रेस पार्टी ने लिखी है वो यही कि बिहार में नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने कैसे वोट चोरी की, उसके सबूत। पहली बात यहां पे। उसके बाद लिख रही है पहला नंबर कि बिहार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने SIR कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वे विपक्ष के वोटर थे जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है। पहली बात इन्होंने बताई कि 69 लाख वोट काट दिए गए और जिन लोगों के वोट काटे गए हैं वो पूर्ण रूप से विपक्ष के वोटर थे और इनको टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया है। यह साफ तौर पर वोट चोरी है। वोट चोरी नंबर 1 इन्होंने रखा। वोट चोरी नंबर 2, पूरे देश ने देखा कैसे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोटिंग की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले दिल्ली, उत्तराखंड, बेंगलुरु, हरियाणा चुनाव में वोट किया, फिर उन सभी ने बिहार में भी वोट किया। यानी एक ही वोटर अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों से कैसे उन लोगों को लाकर बिहार लाकर वोटिंग करवाई, ये दूसरा सबूत इन्होंने पेश किया। तीसरा नंबर जो सबूत में है वो ये है कि तीसरे नंबर को ले आइए। चुनाव के बीच बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई। चुनाव के बीच बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई जिसमें लोगों को टिकट दिलवाकर और गले में पटका पहनाकर अलग अलग राज्यों से बिहार भेजा गया ताकि वो बीजेपी को वोट दे सकें। ये तीसरे नंबर का है। यानी बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई, वो छठ के समय नहीं चलवाई लेकिन चुनाव के समय स्पेशल ट्रेनें चलवाकर और गले में पटका लगाकर बीजेपी के लिए भेजा गया इन लोगों को ताकि वो वोट कर पाएं बीजेपी के लिए, बीजेपी को वोट दे सकें। चौथे नंबर पर आइए। ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 नवंबर को प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या 7 करोड़ 45 लाख हो गई। 6 नवंबर को 7 करोड़ 42 लाख और वोटिंग के दिन 7 करोड़ 45 लाख हो गई। सवाल यह है कि बिहार चुनाव के बीच अचानक 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? यह सवाल यहां कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि अचानक 3 लाख वोटर कैसे बढ़े।
पांचवा सवाल यहां आता है, पांचवा पॉइंट जो यहां पर कांग्रेस पार्टी रख रही है वो ये कि बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव को अपनी जांच में करीब 1,32,00,000 से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले। 39 वोट विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3,76,000 थी और इसमें से करीब 1,88,000 नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज थे। 1,88,000 ऐसे नाम हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज थे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में ये बातें आई थी सामने, इसको यहां पर कांग्रेस पार्टी रख रही है। इसके बाद आइए, इसके बाद छठे नंबर पे कि बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 14,35,000 फर्जी वोटर जुड़ गए। 14,35,000 फर्जी वोटर्स को जोड़ दिया गया, इसलिए क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का यहां इस्तेमाल नहीं किया गया है बिहार एसआईआर में। इसके बाद आप आइए 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पर यहां पर क्या कह रहा है चुनाव आयोग, जरा वो भी देखिए। चुनाव आयोग नहीं बल्कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हुए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या कह रहा है, क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी कि एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी ने मतदान किया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी हुई थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? 8वां पॉइंट कि कैसे चोरी हुई है, वोट चोरी कैसे हुई है, वो 8वें पॉइंट पे आइए। 8वां पॉइंट है कि बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मोदी नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपये भेजना जारी रखा। खासतौर पर ये किश्तें वोटिंग के दिनों के आसपास भेजी गईं, मगर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो खुद इस वोट चोरी की मिलीभगत में शामिल हैं। ये बात यहां पर कही जा रही है। 8 पॉइंट में कैसे वोट चोरी हुई। चुनाव आयोग तो वोट चोरी पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस हार के बाद बाजी पलटने के लिए कमर कस ली है। अजय माकन ने बताया है कि हमारे लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम फॉर्म 17C और मतदाता सूची देखेंगे और फिर तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके पास आएंगे। आइए जरा सुन लीजिए, वहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि हमने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़े सबूत सामने रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। हम लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुनिए जरा इस बयान को, अजय माकन के इस बयान को सुनिए, क्या कह रहे हैं। चलिए केसी वेणुगोपाल के इस बयान को सुनिए। देखिए पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं है।
तो सुन रहे हैं आप, यहां पर साफ साफ अजय माकन कह रहे हैं संघर्ष से पीछे हटने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। इधर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि उत्तर प्रदेश को बिहार नहीं बनने देंगे, यानी 2 साल बाद वहां चुनाव होने हैं और वोट चोरी की कोशिशें हुई तो उसे रोकने के लिए अखिलेश यादव अभी से सतर्क हैं। आइए जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। कल से लेकर आज तक बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों में विपक्ष कैसे कमर कस रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चुनाव के नतीजों से विपक्ष सचेत है और विपक्ष इसके साथ साथ आगे कैसे बढ़ रहा है, सब कुछ इस कार्यक्रम में हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ सबूतों के साथ। आइए जरा सुनिए। किस दिशा में जाना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में? यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया और उसके बाद डबल इंजन, उन 2 डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। असेंबली इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज जब हम और आप मिल रहे हैं, हो सकता है कि अगर 11 जनवरी 2027, अगर 11 जनवरी 2027 को डिक्लेयर होता है इलेक्शन, तो आज हमारे पास 424 दिन है और यूपी में 403 असेंबली है, तो हमारे पास 20 ही दिन तो स्पेयर में है। तो 20 ही दिन स्पेयर में, बाकी तो हमें काम ही करना है। सर, बेंगलुरु एक बड़ा उम्मीद लेके आए हैं, कैंपेन आपने शुरू किए हैं, क्या? तो देख रहे हैं आप, यहां अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे हैं। 2 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन कमर कस ली है अभी से ही। बिहार में किस तरह योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष के काटे गए हैं वोट, इसके खुलासे भी हुए हैं। जिन सीटों पर कांग्रेस या महागठबंधन के जीतने की संभावनाएं थी, उम्मीदें थी, वहां से वोटर्स के नाम काटे गए और फिर उन्हीं सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। ये सारे आरोप अब कांग्रेस लगा रही है और उसके लिए सबूत जुटाने में जुट गई है, लग गई है। आज केरल कांग्रेस ने सबूतों के साथ एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें केरल कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले उसको आपके सामने लाना चाहता हूं, फिर उन सबूतों को आपके सामने रखना चाहता हूं। केरल कांग्रेस का कहना है कि 202 सीटें जो एनडीए ने जीती हैं, उनमें से 128 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरह से एसआईआर आधारित मतदाता सूची की। यहां पर देखिए, बिहार में धांधली, एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आधारित मतदाता सूची यानी एसआईआर के आधार पर मतदाता सूची से हटाई गई हैं। टोटली यहां पर कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद इनका कहना है कि हमने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची से हटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसकी तुलना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से की। पैटर्न स्पष्ट है, यानी पैटर्न साफ है कि एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से वास्तविक और जीवित मतदाताओं को हटा दिया गया। एसआईआर का उद्देश्य था, इसके बाद आगे लिखना है इनका, कि एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए हुए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पूरे डाटा सेट में एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। पूरा का पूरा डाटा सेट जो है उसमें एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। आखिर ऐसा कैसे? वास्तव में इसके आगे उनका है, वास्तव में जो हुआ वो एसआईआर के नाम पर एनडीए के शासन में पीड़ित, गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाने का एक व्यापक अभियान था। उन्हें मतदाता सूची से हटाने के बाद जो भी बचे थे उन्हें वोट देने से रोक दिया गया और फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत चुनाव कराकर चले गए। ये आपके लिए, इसके बाद है कि ये आपके लिए लोकतंत्र की जननी है, यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत की बात हो रही है कि ये आपके लिए लोकतंत्र की जननी है। यदि हम अभी इस खेल की योजना को नहीं समझेंगे तो भाजपा चुपचाप हम में से प्रत्येक को सूची से हटा देगी, यानी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से हमको हटा देगी। हमारी जगह नकली ब्राजीलियाई लोगों को शामिल कर देगी, उनकी ओर से वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। और इसके साथ सबूत पेश किए हैं
उन सबूतों को जरा स्क्रीन पर लाना चाहता हूं आपके सामने, जरा सबूत लाइए। ये देखिए सबूत हैं 128 वोट। जरा सबसे पहले पेज को लेकर आइए, सबसे पहले पेज को, पहले नंबर पेज को आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पे थोड़ा और इसको जूम इन करके जरा बड़ा करके, हाँ ऊपर, सबसे ऊपर लाइए, सबसे ऊपर। कंस्टिट्यूएंसी है डिलीटेड वोटर्स, विनर, वोटर्स, मार्जिन और डिलीटेड मार्जिन। देखिए ये मजेदार है, मोतिहारी, गोपालगंज। यहां देखिए मोतिहारी में डिलीटेड वोटर्स कितने हैं, 54,013 वोटर जिनके नाम डिलीट कर दिए गए एसआईआर के तहत। जब वहां मतदाता सूची तैयार की जा रही थी बिहार में, तो 54,013 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए और यहां बीजेपी की जीत हुई। जीत में मार्जिन क्या है, 13,563, 40,000 डिलीटेड मार्जिन में। यानी अगर यहां पर डिलीट नहीं किया जाता वोटर्स का नाम, तो यहां पर विपक्ष को जीत मिलती, क्योंकि मार्जिन देखिए कितना कम है। इसके बाद गोपालगंज, 66,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए। गोपालगंज में सबसे ज्यादा, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम जो काटे गए हैं वो गोपालगंज रीजन में काटे गए। वहां की 5 सीटें विपक्ष हार गया। तो यहां पर 66,270 वोटर्स के नाम काटे गए और बीजेपी को जीत मिली। और मार्जिन जीत कितनी है, तो 28,972। मजेदार तथ्य, आइए 14वें नंबर पे संदेश, 14वें नंबर पे आइए। जेडीयू को जीत मिली है मात्र 27 वोटों से। और यहां देखिए कितने वोटर काटे गए, कितने वोटर्स के नाम हटाए गए थे। पहले कॉलम में 25,062 वोटर्स के नाम काटे गए और डिलीटेड वोटर्स यहां पर 62 और मार्जिन जो है 25,035। मात्र जो 27 वोटों से जीता है विपक्ष, जेडीयू, मात्र 27 वोटों से, उसमें ये डिलीटेड वोटर्स का ये है। ये पूरा आप देखिए 112 वोटों से 16वें नंबर पर, 16th नंबर नबीनगर, 112 वोटों से जेडीयू की जीत हुई है। 24,530 वोटर्स यहां बढ़ा दिए गए, काट दिए गए, 112 वोटों से जीत हो गई। ऐसे पूरी लिस्ट को आप देखिए, चलते चलिए। इसके बाद फिर ये 35, 36 पूरा चलते चलिए, आगे अगले उसमें आएंगे हम, ये अगले पेज में आएंगे, ये देखते चलिए। जरा 128 जरा लास्ट तक ले आइए। 128वें नंबर पे जरूर लाना चाहूंगा, क्योंकि यहां दावा है कांग्रेस पार्टी का, केरल कांग्रेस ने इस रिसर्च को सामने रखा है, जिसमें 128 सीटें ऐसी हैं जो चुराई गई, क्योंकि एसआईआर के जरिए यहां कैसे वोट चोरी हुआ है। 128, जरा यहां पर इससे पहले वाले पेज में आइए, इससे पहले वाले पेज में, और पहले जरा इससे पहले वाले पेज में 128 नंबर, हाँ इसको जरा एक्सपॉन्ड, हाँ 139 ऊपर आइए, ऊपर बिल्कुल 128। देखिए मोहनिया 128, इसके बाद 70, इसके बाद से जो किस्सा है वैसा नहीं है। मोहनिया तक देखिए, बीजेपी 18,913 वोटर्स के नाम काटे गए। जीत किसकी है, बीजेपी की। और पहले नंबर से लेकर अगर आप 128 नंबर तक देखेंगे तो पूरी की पूरी जीत या तो बीजेपी की है, या जेडीयू की है, या उसके सहयोगियों की है। पहले नंबर से लेकर 128 नंबर तक आपको पूरी जीत, ये तो आगे के पेजेस हैं, उसके बाद से और उसके बाद के भी हैं, क्योंकि चूंकि 202 सीटें और पूरे 202 सीटों को यहां रखा गया है। लेकिन पहले से 128 नंबर तक के जो सीटें जीती गई हैं, उसको बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो उसमें कैसे वोटर्स के नाम काटे गए और कैसे वहां जीत का अंतर जो है वो साफ दिखाता है कि चूंकि नाम काट दिए गए इसलिए उस मार्जिन से ये जीत गए, लगभग वो मार्जिन उससे कम के मार्जिन में। आखिर खेल क्या हुआ है यह समझना जरूरी है। तो क्या बीजेपी की यह जीत बरकरार रहेगी? जिस चोरी से, अगर कांग्रेस पार्टी के इस दावे में दम है, तो इस चोरी से अगर आप जीत कर आए हैं तो क्या आपकी जीत, बीजेपी की ये जीत बरकरार रहेगी? ये देखिए पूरी लिस्ट आप देखते चलिए। 202 सीटों पे जो जीत मिली है यहां पर बीजेपी को, एनडीए को, इस पूरी लिस्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी लिस्ट देखिए, पूरी लिस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, और कैसे धीरे धीरे पहला कॉलम नाम के बाद जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें आप देखेंगे जो येलो कलर में जो जिससे शुरुआत हो रही है, ये वो डिलीटेड वोटर्स के हैं। कितने वोटर्स एसआईआर में डिलीट कर दिए गए थे और उसके बाद की परिस्थितियां कैसे बदल गई हैं वो है। चलिए
इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत गंभीर सवाल है। जरा प्रशांत जी सबसे पहले आपके पास आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी, शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी से जरा कांग्रेस के और भी अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो भी समझेंगे, लेकिन प्रशांत जी इन आंकड़ों को देख के क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो कल भी यही कह रहे थे कि ये जीत जो है वो एसआईआर द्वारा इंजीनियर्ड जीत है, और अगर एसआईआर ना हुआ होता तो ये इस तरीके का लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं थी। अब होता क्या है राजीव जी कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, मैं तो इस लिस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लिस्ट के अलावा हम तो एक हफ्ता बिहार में दूसरे राउंड पे और चुनाव कैंडिडेट शुरू होने के पहले एक हफ्ता 2 बार मैं बिहार गया हूँ। प्रेम कुमार जी लगातार बिहार में रहे हैं जी, आप भी थे। प्रेम कुमार जी तो लगभग 3 महीने रहे हैं बिहार में चुनाव से पहले से। 5 महीने बता रहे, 5 महीने रहे हैं। उन्होंने सर्वे भी किया है जी। तो हम एक भी जगह ऐसी नहीं गए कि हमको बाजार में, सड़कों पे और जगह पे, पब्लिक प्लेसेस में लोग हमारे पास ना आए हों ये जान के कि हम पत्रकार हैं। कभी कैमरा है तो कैमरा के सामने आए लोग और लोगों ने कहा कि हमारे नाम कट गए। कोई एक भी जगह नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि ये पूरे बिहार में इस बात का असर था कि लोगों के नाम कट रहे हैं, और खासकर वो मुस्लिम या यादव या ऐसे वंचित समाज के लोगों के नाम थे। तो ये जीत पूरी तरीके से इंजीनियर्ड है। बहुत से लोग अब रिजल्ट आने के बाद उनको एनडीए की लहर दिखाई दे रही। हम बिहार में थे, हमको एनडीए की लहर नहीं दिखाई दे रही थी। अब बहुत से लोग जो दिल्ली में बैठे हुए थे उनको भी एनडीए की लहर दिखाई दे रही है। तो और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, टारगेट इसका पूरी एक्सरसाइज हुई है। आप इस टैली को मिला ले, एक एक वोट, और इसमें तो केवल डिजिटेड वोटर्स का है खाना जी। जो वोट ऐड हुए उसका तो आप जानते ही नहीं कि कौन लोग ऐड हुए हैं। वो ब्राजील के हैं कि कहाँ के, हमको मालूम ही नहीं है। और जिस बिना पर ये एसआईआर की एक्सरसाइज की गई, वो जो है 300 के लगभग जो है 350 विदेशी नागरिक मिले हैं। उसमें अधिकांश 75% हिंदू हैं जो नेपाल से आए हुए हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है नेपाल की से बिहार के। तो ये पूरा एक फर्जीवाड़ा चलाया गया, धोखा दिया गया डेमोक्रेसी को, और ये बड़ी समस्या, बड़ी क्राइसिस है भारत की डेमोक्रेसी के सामने, संवैधानिक लोकतंत्र के सामने। इसको किसी भी ढंग से हल्केपन से कह देना कि नहीं साहब वो तो ग्राउंड पे नहीं थे, वो फलाना नहीं थे। एक बड़ी बातें कल से मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे बड़े हमले हो रहे हैं, कि पूरा एक लिंच मॉब जो है वो दोनों तरफ के जो जातिवादी लोग हैं, खासकर ये हिंदू सवर्ण आपको मिलेंगे जो दोनों तरफ के हैं, उधर के भी हैं, लक्ष्मणपंथ के भी और इधर के भी हैं। और एक नया गठबंधन लिंच मॉब का हो गया है जो राहुल गांधी पे हमला कर रहा है जी। और नरेंद्र मोदी की स्पीच भी अगर आप कल की सुनेंगे तो वो भी राहुल गांधी पर ही केंद्रित थी। किसी तरह से राहुल गांधी को किसी तरह से बिल्कुल उनको पॉलिटिकली इररिलेवेंट कर दिया जाए इस देश में। और क्यों कर दिया जाए? दो कारण है। एक, वो जातिवाद जनगणना और 50% की आरक्षण की लिमिट की बात कर रहे हैं, और दूसरा वो कॉरपोरेट जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है उसकी बात करते हैं। ये दो इतना पावरफुल कारण है कि दोनों तरफ के जो जातिवादी लोग हैं उनका गठबंधन एक बन गया है, और तमाम धड़ाधड़ सबको लहर दिखाई दे रही है एनडीए की। और इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा ये धोखा, ये फ्रॉड, उसको कवर अप करने के लिए राजीव जी महिलाओं का, मैं तो बहुत से लोग पुरानी बाइट निकाल के चला रहे हैं। डीबी लाइव के पास 20 बाइट है जी, महिलाओं की बाइट है, और कोई प्रायोजित नहीं। हम गंगा स्नान करने वाली महिलाओं की बाइट है जो गंगा स्नान करने आई थी पटना में जगह जगह से, उनकी बाइट है। युवाओं की बाइट है जो तेजस्वी के लिए कह रहे हैं, जो
जो महिलाएं गांव में कह रही, नीतीश कुमार के गांव के पास की महिलाएं कह रही कि हमको 10,000 रुपए आया है, लेकिन वोट हम अपनी मर्जी से देंगे। हमारे पास भी ये सब साउंड बाइट हैं जी, ये सब कोई कुछ एक है, बाइट बिल्कुल। चला के एक चीज करा, एक कोई वीडियो निकाल के कह देना कि एनडीए की लहर थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और हमको हर जगह आरजेडी और कांग्रेस की प्रेजेंस दिखाई दी जहां भी हम गए हैं। हम रैलियों में नहीं गए, हम जानबूझ के, हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम रैलियों में नहीं जाएंगे, हम रोड शो में नहीं जाएंगे, हम सीधे जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि रैली और रोड शो जहां से निकलता है वहां के 10-20 किलोमीटर के पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करता है। जी, हमने बहुत ही न्यूट्रल पब्लिक ओपिनियन ली है। तो ये एक बड़ी साजिश जो है वो चल रही है कि किस तरीके से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी को के स्प्लिट की भी कामना कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो बेसिकली कारण यही है कि राहुल गांधी ने बड़े बड़े दुश्मन बना लिए हैं। अब वो जी, बड़े दुश्मन से लड़ाई है वो कैसे होगी? तेजस्वी यादव ने क्या मेहनत नहीं की? माना कि एक दिन वो मौसम खराब था तो नहीं गए, कितने दिन कभी इस बात को कोई देखेगा कि उनके उनकी उनकी उनके हेलीकॉप्टर को कितने दिन डीजीसीए ने रोका, कितने दिन उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रोका? तंत्र का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है उसको भी तो आप देखिएगा, कि सीधे आरोप लगा देंगे। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की है बिहार की पॉलिटिक्स चुनाव में तो इन्हीं दोनों ने की है। जी, 14 दिन की यात्रा की साथ में, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अलग से यात्रा की, बाद में 2 तो यात्राएं हुई है पूरी बिहार की। तो कैसे हुआ? और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 6 महीने का, 2 साल की बात भी नहीं कर रहा हूं, पिछले 6 महीने का आप रिकॉर्ड देख लें कि राहुल गांधी की यात्राएं, राहुल गांधी के पब्लिक इवेंट्स, राहुल गांधी के वीडियोस, राहुल गांधी की इंगेजमेंट्स, इस देश के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले और वर्किंग आवर्स देने वाले पॉलिटिक्स को राहुल गांधी पर मिलेंगे आपको। कोई नेता नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी भी नहीं कर रहे हैं। आप तुलना कर लीजिए दोनों से, मैं तो खुले सब चीज पब्लिक रिकॉर्ड में देख ले जाके लोग। लेकिन ये जो लिंच मॉब तैयार हो गया कि जो गिर गया है उसको 2 लात और मार दे हम, और उसमें बड़ी शेखी और बहादुरी दिखाए। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि संवैधानिक लोकतंत्र आपकी आंखों के सामने लुट रहा है और आपको एक वो बहाना दे रहा है कि आप उसको लेजिटिमाइज करो, इसकी स्वीकार्यता बनाओ कि ये कारण नहीं था। कारण ये था कि महिलाओं को पैसा भेज दिया गया। सब महिलाओं ने पैसा देख के वोट नहीं दिया है, पैसा नहीं, भेजना महिलाओं को, गलत मैं है। तो ये कह रहा हूं, महिलाओं को आप इतना ज्यादा मतलब गिरे हुए बुद्धि समझते विवेक हैं? से आप बुद्धि विवेक नहीं है क्या? राजनीतिक विवेक नहीं है उनके उसमें? हम लोग, जो आप सही कह रहे हैं, हम लोगों ने कितनी महिलाओं से बात की, कई लोगों ने बोला ठीक है उनका काम है पैसा देना, वो दे रहे हैं, लेकिन हम अपने विवेक से काम करेंगे। हमको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं, एक हवा खड़ा कर दिया गया है, एक पूरा का पूरा एक पैटर्न तैयार कर दिया गया है। जैसे कल एमवाई समीकरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आपने सुना होगा, प्रशांत जी कह रहे हैं एमवाई, यहां महिला और यूथ, महिलाओं और युवाओं ने, युवा जितने थे सब तो कहते थे हमको बदलाव चाहिए, बदलाव शब्द का इस्तेमाल करते थे, परिवर्तन शब्द भी नहीं, बदलाव। ये वो युवा थे जो डंडे खाकर सड़कों से जिनको भगाया गया था, वो युवा थे जो पलायन के, ये सब युवा हैं राजीव जी, हमारे कैमरे में ये सब युवा क्या है जो हैं, हमारे बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे जाके कोई प्रोग्राम देख लेगा तो वो है। जब हम लोग बिल्कुल बिहार की यात्रा में तो वो सारे वीडियोस डाले हुए हैं। बिल्कुल। और ऐसा तो तो है नहीं कि ये हम स्पॉन्सर्ड ऐसे युवाओं को लेके खड़े कर दिया, हमको क्या जरूरत है भाई, हमको क्या जरूरत है, तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। हम तो राजीव जी रेलवे स्टेशन चाय पीने गए थे रात में जी, और उस वक्त जो है वो युवाओं से बात हुई थी, तो रेलवे स्टेशन पे तो कौन सा प्रायोजित था। तो सवाल ये है कि आप अगर लोकतंत्र पे इतना सुनियोजित हमला हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को मिलाकर हो रहा है, और आप उसको उसकी स्वीकार्यता बना रहे हैं ये कहकर कि साहब राहुल गांधी फील्ड में नहीं थे, संगठन नहीं था। संगठन किसका? राजीव जी आप हमारे साथ थे, बता दीजिए, मैं तो अपनी टीम से किसी को जोड़ दीजिए, कहाँ आपको जेडीयू का संगठन मिला? कहीं नहीं मिला।
क्या जेडीयू का संगठन चलिए बीजेपी का मान लेते हैं कि बीजेपी में आरएसएस भी काम करती है, तमाम लोग काम करते हैं, लेकिन कहाँ जेडीयू का संगठन आपको मिला? कोई झंडे दिखाई दिए, कोई बैनर दिखाई दिए, कोई प्रोग्राम दिखाई दिए जेडीयू के? मुझको तो नहीं दिखाई दिए। हमने तो कम से कम 600-700 किलोमीटर बिहार में ट्रेवल किया और ज्यादा किया होगा। ज्यादा किया, रोज 300 किलोमीटर ट्रेवल करते थे। फिर तो ये एक अजीब सा विमर्श बनाया जा रहा है, और वो विमर्श बड़ा खतरनाक है कि जब भारत के लोकतंत्र पे, संवैधानिक लोकतंत्र पे इतना सुनियोजित हमला हो रहा है, पूरे पॉलिटिकल कैरेक्टर को बदलने की साजिश हो रही है, और वंचित और माइनॉरिटीज के खिलाफ एक साजिश हो रही है, और उसमें आप एक लिंच मॉब की तरह जो जिसको हरा दिया गया उसी को आप टारगेट कर रहे हैं। मतलब जिसकी लिंचिंग हुई है उसको आप कह रहे हैं कि घर से क्यों निकले, घर बाहर। तो ये एक बड़ा अजीब सिनेरियो है। और अभी आज तो अभी 24 ही घंटे हुए हैं राजीव जी इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए। अभी 2-4 दिन में और इस पे रिसर्च होंगी और खुलासे सामने आएंगे, और बहुत स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये इलेक्शन जो है बहुत सिस्टमेटिकली रिग्ड था, पहली बात। दूसरी चीज कि जो आंखों के सामने दिख रहा है उससे भी ज्यादा कुछ था जी। अभी तक जो कुछ आया है उससे ज्यादा था। कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हिडन मशीनरी काम कर रही है इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, इलेक्शन को रिग करने के लिए। जी राजीव जी, बिल्कुल। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, 5 महीने आप रहे, आपने वहां 2-3 बहुत शानदार सर्वे भी किया था। पत्रकारिता तो खैर आप करते ही हैं, और हम लोग साथ साथ शुरुआती 3 दिनों तक हम लोग साथ साथ थे, और तमाम अलग अलग एरिया में साथ साथ घूमे हैं, गए हैं। आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं, जो केरला कांग्रेस ने जो जारी किया है, इन आंकड़ों पे, और ये तो ठीक है, अभी जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो आज अपनी बैठक की है, और लगातार कांग्रेस यहाँ एक्शन में दिखाई दे रही, देनी भी चाहिए एक्शन में। और मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी ने उस दिन कहा था, जब वो एच फाइल्स लेके आए थे हरियाणा के बारे में, 25 लाख वोटों की चोरी कैसे हुई, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि 14 तारीख के बाद हम लोग यही काम बिहार के लिए करते नजर आए। यानी पहले से तैयार थे राहुल गांधी, लेकिन मजबूरी क्या है, आखिर कहां दिक्कत है, यह भी समझेंगे। लेकिन पहले जो हो रहा है इस पर आपकी राय। राजीव जी, देखिए तथ्य तो लगातार आ रहे हैं, और दरअसल हम लोगों को जो दिखा है और बहुत सारे लोगों को जो दिख रहा है, उस दिखने को तथ्यों के साथ बताना, ताकि जनता को यकीन हो कि जो हमें दिखा है वो सच है। क्योंकि दिखना जो होता है वो विजिबिलिटी जो है दूसरों के दिमाग में हम नहीं उतार सकते, हम अपनी विजिबिलिटी को दूसरों के दिमाग में नहीं उतार सकते। उसको उतारने के लिए हमें मैकेनिक तरीके से कुछ लिख करके, तथ्यों को जोड़ करके तब समझाना पड़ता है, और ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। जब वोट चोरी की बात करते हैं, तो जैसे चोरी जब होती है ना, तो जिसके घर में चोरी होती है उसको पता चलता है, जिसके वोट कटते हैं उसको वोट की चोरी का पता चलता है। लेकिन ये वोट की चोरी इंडिविजुअल नहीं है कि हम इंडिविजुअल इम्पैक्ट को समझे, ये इम्पैक्ट सरकार चुराने के तौर पर है। तो हर इंडिविजुअल ये समझकर बैठ सकता है कि मेरे वोट कट गए, मेरे बीएलओ ने बदमाशी कर दी, ये सोचकर बैठ सकता है। लेकिन सारे ऐसे केसेस को जब मिलाते हैं, उस पूरे इंटेंशंस को सामने रखते हैं कि चुनाव से ठीक पहले एक SIR नाम की चीज आ गई, और वो SIR नाम की चीज चुनाव आयोग ने कभी जिसका जिक्र नहीं किया था। इसके बारे में शकील साहब बहुत अच्छा बताते रहे हैं कि कभी जिक्र नहीं किया था, अचानक उस SIR को लेकर आ गए। और वो चुनाव आयोग लेकर आया या कि उसका कोई मास्टर बैठा हुआ था, उसके कहने पर चुनाव आयोग लेकर आया, लेकिन वो आया
और उसके आने के बाद वो पूरा चुनाव जो है जिसका के वो बदल गया, जबकि इस चीज का एसआईआर कराने का मकसद जो घुसपैठिए होते हैं, जो नागरिक नहीं होते हैं, उनको चिन्हित करना होता है। लेकिन पूरी एसआईआर प्रक्रिया में ऐसा कोई भी केस चिन्हित नहीं हुआ, या 3 केस चिन्हित हुए हैं, उन 3 को मैं नेग्लिजिबल मानता हूं। और जो इसका और मकसद होता है कि कोई मृत है तो उसको खोज कर निकाल दीजिए। इसका यह भी मकसद होता है कि कोई डुप्लीकेट वोटर ना रहे। इसका यह भी मकसद होता है कि खोज कर निकाल दीजिए। इसका यह भी मकसद होता है कि कोई डुप्लीकेट वोटर ना रहे। इसका यह भी मकसद होता है कि एक ही एपिक कार्ड पर एक से ज्यादा वोटर ना हो। इसका यह भी मकसद होता है कि एक नागरिक के एक से ज्यादा एपिक कार्ड ना हो। ये सब एसआईआर में वो चीजें हैं जिससे कि एक मतदाता सूची ऐसी सामने आए जिसमें कि कोई शक शुबहा की गुंजाइश ना रहे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एसआईआर को और भी, एसआईआर के बाद मतदाता सूची को और भी संदिग्ध बना दिया गया। ऐसा बना दिया गया कि एक अजीत झा दिल्ली में से लेकर के बिहार तक 1 साल में 3 वोट डाल देता है। ये कैसा एसआईआर हुआ कि बिहार से बाहर के लोग एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रभारी थे, गुजरात में भी वोट डाले, आके बिहार में भी उनका वोटर लिस्ट बना। बीजेपी के राज्यसभा सांसद, ये सब बड़े नाम इसलिए बोल रहे हैं कि ये बताता है कि एसआईआर जो है इससे सूची प्योर नहीं हुई, ये इंटेंशनली इसको अपने ढंग से इम्प्योर की गई। भाई इम्प्योरिटी दूर करना एक अलग तरीका था, लेकिन इसको जानबूझकर इम्प्योर बनाया गया। इसमें से वैसे वोटर्स को हटाया गया। जो आप सूची दिखा रहे हैं ये उसी की कहानी कहता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर डिलीशन का काम हुआ है वो वोटर डिलीशन टारगेटेड था। जितनी संख्या में वोटर डिलीट हुए हैं उससे छोटी, बहुत छोटी संख्या में जीत का मार्जिन है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में वोटर डिलीट करके जीत का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ये इस सबूत का मतलब है जो आप दिखा रहे हैं, और केरल कांग्रेस ने यह मेहनत की है। सबूत और भी आएंगे, लेकिन कुछ बातें इस चर्चा में होती हैं। बहुत सारे विद्वान साथी कह बैठते हैं, बीजेपी भी कहती रही है, उनके भी समर्थक लोग कहते रहे हैं कि अगर बड़ी संख्या में वोट कटे तो जिनके वोट कटे वो सड़क पर क्यों नहीं उतरे, वो आंदोलन करते हुए क्यों नहीं दिखे, वो विजिबल क्यों नहीं आए। इसका 2-3 तरीके से बहुत उचित जवाब उनके लिए जरूरी है, वरना ये प्रश्न बड़ा करते जाएंगे, इससे भ्रम फैलाते जाएंगे। एक बात तो ये है कि जिनके वोट कटे हैं उनको पता कब चलता है कि मेरे वोट कटे हैं। हम में से कितने आदमी अपने वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई करने जाते हैं वोट से पहले कि मेरा नाम है कि नहीं है। हम जैसे लोग भी काम नहीं है, टाइम नहीं है, आज देखेंगे कल देखेंगे करके देरी कर देते हैं। और जिनके पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, वो लोग कैसे जाके चेक करेंगे कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। तो वो चेक नहीं कर पाते, एक पॉइंट। दूसरा, ऐसे लोग मिले प्रेम कुमार जी, ऐसे लोग हमको फर्स्ट फेज की पोलिंग जिस दिन हो रही थी मुजफ्फरपुर में मिले, 2-3 अलग अलग बूथों पे मिले, जो आए पूरे परिवार के साथ, और उसमें से 4 हैं तो 4 में से 3 का नाम ही नहीं है। वो बेचारे यहां से वहां उधर से इधर भटक रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि उनका नाम कट गया है। वो बिलख रहे थे कि हम आज वोट नहीं डाल पाएंगे, एक का नाम, परिवार में एक का नाम, बाकी 3 का नाम ऐसे नहीं। और ऐसे ही दूसरी जगह, ऐसी दरभंगा में हर तरफ यही हाल, हर तरफ यही हाल है जो आप कह रहे हैं, आंखों देखी बता रहा हूं। जी 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 बताइए। जी जी प्लीज अपनी बात। इसमें और बात क्या होती है, हुई है कि एक ही परिवार के सदस्य का नाम
किसी और बूथ में बदल दिया गया है। 2 या 2 से ज्यादा बूथ में एक परिवार के सदस्यों को डाल दिया गया। अब उस परिवार के सदस्य को क्या मालूम कि मेरा जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है इसका मतलब डिलीशन है, या कि मेरा नाम किसी और वोटर बूथ में जाके है, वो किस बूथ में जाके खोजेगा? ये समस्या भी हुई है। और उस वैसे लोगों को इन लोगों ने टारगेट बना के रखा और फर्जी मतदान कराया। उनके वोट पड़ गए इनको, और लोग बैठे रहे कि मेरा वोट ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है। ये चीज है, क्योंकि कई लोग बोलते पाए गए कि हम खोज करके जब अपने बूथ पर पहुंचे तो मेरा वोट पड़ चुका था, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। तो ये 1-2 बातें हुई। लेकिन हम एक और बात पहले भी कभी हमने आपके चैनल पर भी कहा था कि इस देश में एलिजिबल वोटर्स में से 23-24 करोड़ आज भी वोटर लिस्ट से बाहर हैं। वो क्यों नहीं आंदोलित होते कि उनका नाम बाहर है वोटर लिस्ट से? इस देश में वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। तो ये कहना कि जिनका नाम कट गया वो सड़क पर क्यों नहीं उतरे, उसके ये कारण है। हम सजग होते हुए भी हमारा 24 करोड़ लोगों का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, कोई आंदोलन नहीं करता। कि आप बेचैनी भी नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब है कि इस चुनाव व्यवस्था में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अविश्वास बढ़ेगा तो वोटर लिस्ट में नाम हो ना हो काट दो जाओ, मुझे क्या मतलब है, ये वाला भाव पैदा होगा। और यही पैदा करने और की यही, साजिश हाँ, हुई है। बिल्कुल 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 यही साजिश रची जा रही है कि कल को आप कहें कि अरे छोड़ो यार, जीत के तो इन्हीं को आना है, हम वोट क्यों दें। शकील जी, बात सही है, आप कैसे देखते हैं इसको? और जरा इस लिस्ट को आप देख रहे हैं, साथ साथ आज सुबह सुबह बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की, और जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अभी आपने अजय माकन की बाइट सुन ली, केसी वेणुगोपाल, तमाम नेता थे। क्या कुछ रहा और क्या कुछ होने जा रहा है, जरा बताइए। जो कहा बिल्कुल सही, लोगों का अविश्वास इस हद तक बढ़ गया है कि तमाम लोग, पढ़े लिखे लोग, समाज में काम करने वाले लोग घोषणाएं कर रहे हैं कि हम एसआईआर नहीं करवाएंगे। जब उससे नाम आता ही नहीं है, वोट का कोई महत्व ही नहीं बचा है, तो हम एसआईआर नहीं करवाएंगे। और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो चुका है, जिसका जिक्र अखिलेश कर रहे हैं। तो ये जनता के बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच मैसेज जाना बहुत खतरनाक बात है कि अगर वो इस तरह से हट जाएंगे तो चुनाव आयोग का काम या बीजेपी का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, इसमें 1-2 बातें हम और जोड़ दें कि लोगों का सड़क पे आना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से इस शासनकाल में। प्रधानमंत्री मोदी तो खुद बार बार कहते हैं कि आंदोलन जीवी हैं, ये शहरी नक्सल हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और ये तो बिल्कुल असंगठित क्षेत्र है। जो संगठित लोग हैं, जो संगठित कामगार हैं, वो सड़क पे नहीं आ पा रहे हैं। उनके तमाम पीएफ के मामले, उनकी नौकरियों के मामले, उनकी छटनी के मामले हो रहे हैं। तो ये सड़क पे आना तो एक बहुत ही बेकार का इशू है। एक बेकार की बात है कि सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। लोग मर जाते हैं तो वो नहीं आ पा रहे सड़क पे। सड़क पे आना कोई आसान होता है क्या? खैर, तो आप राजीव जी जो कह रहे थे, आज कांग्रेस ने एक मीटिंग करी, 10 राजाजी मार्ग पे हुई, वो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के घर पे। राहुल गांधी उसमें मौजूद थे, और बिहार से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनको भी बुला लिया गया था। अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं वो भी आए, और उसमें बहुत साफ साफ बात कही गई कि हम इसको साबित करने जा रहे हैं कि किस किस स्तर पे धांधली हुई है, हम इसके सबूत देने जा रहे हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ा सबूत तो कल से आज तक है, कहीं आपने बिहार में कोई खुशी देखी, कोई कार्यकर्ताओं का जलसा देखा? इतनी बड़ी जीत, 200 से ऊपर, हफ्ते भर का प्रोग्राम होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जब जनता के वोट की जरूरत नहीं होगी तो जनता भी नहीं होगी, कोई उसके पास नहीं जाएगा, और अब कार्यकर्ता भी नहीं होंगे। और कार्यकर्ताओं को बिहार में ये एहसास हो गया है कि हमारे बिना भी चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी जीत सकती है।
ये बीजेपी के लिए भी बहुत खतरनाक संकेत है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें बोली कल। उन्होंने एसआईआर को ही बधाई दी है। जी, प्रधानमंत्री एसआईआर को ही बधाई दे गए। तो ये एसआईआर का जो कमाल है, इसके ऊपर आज अखिलेश ने जो बोला है और ममता बनर्जी ने जो बोला है वो बहुत अच्छा है। कांग्रेस ने तो बोला ही है, केरल का आपने दिखाया ही है, वो सारा का सारा आ गया। लेकिन जहां चुनाव होना है, सबसे पहले तो बंगाल में होना है, वो ममता बनर्जी ने स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने शब्द यूज किया कि अगर बिहार जैसा किया तो घेराव होगा। घेराव आंदोलन को कहते हैं बंगाल में, घेराव होगा। और चुनाव आयोग ये ना समझे कि ये बिहार जैसा कर देंगे। और अखिलेश ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि यहां हम वो नहीं होने देंगे जो बिहार में किया गया। देखिए, एक कुछ सवाल जो है कांग्रेस ने उठाए, आपने उसके 8 पॉइंट बताए, केरल कांग्रेस के सवाल बताए सारे के सारे, और कांग्रेस की मीटिंग में आज इन सारी बातों पे चर्चा हुई। एक दो बातें हम और करते हैं। ये इतनी बड़ी जीत है, कल से आज तक पूरा मीडिया दिखा रहा है, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि इतना वोट जो मिला है किस मुद्दे पे मिला है। मुद्दा क्या है? 200 से ऊपर वोट मिला तो कोई पॉइंट होना चाहिए ना। वो है ना कि काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जी, काश कोई पूछे तो हम बताएं कि मुद्दा क्या है। कोई मुद्दा है ही नहीं। उसका पहला मिसरा है वो, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, और सबकी जुबानें ही बंद कर दी उन्होंने डरा डरा के कि लोगों का बोलना मुश्किल हो गया। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा हो नहीं सकता। लोग बोल रहे हैं, आवाजें तो आ रही हैं। तो ये जो आज कांग्रेस ने शुरुआत करी है, ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है, और हमें लगता है कि बहुत जल्दी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ कांग्रेस अपनी बात करेगी। और केरल कांग्रेस तो आज एक कदम और आगे निकली है। उसने सारे डॉक्यूमेंटों के साथ ये बता दिया जो आपने पढ़ के बताया कि किस तरह 128 सीटों पे अगर ये नाम नहीं काटे जाते तो रिजल्ट कुछ और होते। भाई, हमने जो एक बात बताई और हम कल से पूछ रहे हैं इस बात को कि जब बिहार के कार्यकर्ताओं की खुशी का, उनके जलसे का, उनके उत्साह का कोई वीडियो दिखाओ हमें। या इतने दोस्त हैं वहां, फोन करते हैं, बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। एक छोटी सी नगर पालिका में जीत हो जाती है, 3 दिन तक खुशियां मनती हैं, कार्यकर्ता जोश में आ जाता है। तो अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कार्यकर्ता भी समझ गया कि कल को मेरी जरूरत भी नहीं रहेगी। और जनता को तो सबसे पहले जागरूक होना चाहिए। उसे ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वोट चोरी से अगर सरकारें बनती रही तो कल उसके पास कोई आने वाला नहीं है। आज कम से कम 5 साल में एक बार उसकी पूछ तो हो जाती है। लोग पूछ तो लेते हैं, बात तो कर लेते हैं, हालचाल तो पूछ लेते हैं, फिर उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। एक और बात जो हमने कहा कि मुद्दा क्या है, वो प्रधानमंत्री ने भी नहीं बताया। और प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं? जब वो आए थे 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, और आज वो क्या कह रहे हैं कल, मतलब कि कांग्रेस का विभाजन होगा। एक इतनी बड़ी जीत में आप ये बताओ कि बिहार के लिए क्या करने जा रहे हो, देश में क्या होगा, आपकी पार्टी में क्या होगा? कांग्रेस में विभाजन होगा। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ गई है, लेकिन आप क्या मांग रहे हैं कि दूसरे की दोनों फूट जाएं। ये जो सैडिज्म है, ये जो परपीड़ा है, ये क्या है? प्रधानमंत्री देश का ये बातें कर रहा है। गर्दा उड़ा दिया, कल बोल रहे थे वो, कट्टा और कनपटी के बाद गर्दा उड़ा दिया जी। इतनी बड़ी जीत को आप पचा नहीं पा रहे। मतलब खुद आपको भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि चुनाव आयोग ने वो कर दिया जो नहीं हो सकता था, असंभव को संभव कर दिया। राजीव जी, एक तिलिस्म है, वो आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े हैं। उस तिलिस्म को भेद पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन वो अय्यारों ने भेदा है। तो ये जो है भेदा तो जाएगा। कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है, अखिलेश ने कर दी है, ममता ने कर दी है, बिहार से तेजस्वी और आरजेडी भी करेंगे। ये सच्चाई सबके सामने आएगी, और इस तरह सामने आएगी कि मानना पड़ेगा। आप लगातार एक के बाद एक चुनाव इसी तरह जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश जीता था सबसे पहले, वहां वोट काटे थे,
कर्नाटक जीता इसी तरह, हरियाणा, महाराष्ट्र। और वो आपने जो बताया, आपने बिल्कुल सही याद किया कि जब हरियाणा की फाइल राहुल ने बताई अभी, जी तो उन्होंने कहा था कि बिहार में भी यही करेंगे वो, और बिहार में कर दिया उन्होंने। तो अब इसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टीज, और सबसे बड़ी बात जनता को किसी न किसी स्तर पे थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकती आज की तारीख में, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा। उसी से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, उन्हें हिम्मत आएगी, और पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा मेहनत से इस काम को कर पाएंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर जो मुद्दों की बात कर रहे थे अभी शकील जी, कि मुद्दा क्या है, और देखिए तो बातें क्या हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि महिलाएं और युवा हमारे साथ रहे। MY समीकरण को उन्होंने दूसरे ढंग से यहाँ किया। जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल राज हमने देख लिया कि इसी चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं हुआ, और क्या इसको प्रधानमंत्री जंगल राज के परिभाषा से बाहर रखेंगे, या जंगल राज की परिभाषा ही बदल दिया गया है इस चुनाव में, ये भी समझने की जरूरत है। अगर सीधे कट्टे की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव के दौरान, भाषणों के दौरान करें, तो फिर क्या, इसे क्या कहा जाएगा? जंगल राज का मतलब क्या है? युवाओं के हाथों में कट्टा दे दीजिए, दिन दहाड़े किसी को कुचल के मार दिया जाए मोकामा में, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? पटना के हॉस्पिटल में जाकर दिन दहाड़े गोली मार दी जाए, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इसी चुनाव के दौरान, और हम लोगों ने इन तमाम खबरों को आप तमाम साथियों तक पहुंचाया है। लेकिन इन सब के बीच क्या, अगर ये चोरी है तो इस चोरी पर रोक कैसे लगे, ये विपक्ष जरूर इस पर विचार करेगा। लेकिन ये प्रमाण है कि कितने वोट डिलीट किए गए, जो आप देख रहे हैं, कितने वोट डिलीट किए गए किन किन विधानसभा में, और उसका रिजल्ट क्या आया। मार्जिन, डिलीटेड मार्जिन भी और जीत का मार्जिन भी 202 जो सीटें एनडीए की जीत हुई है 202 सीटों पे, उन 202 सीटों में से 128 सीटें, सिर्फ और सिर्फ ये दावा है कांग्रेस का कि सिर्फ और सिर्फ 128 सीटें जीतकर आप आए हैं उन्हीं डिलीटेड वोट के कारण, वोटर्स के कारण। यानी वोटरों के नाम हटा दिए, वो उन वोटरों के नाम हटा दिए जो वोटर विपक्ष के पक्ष में वोट देते आए हैं, चुन चुन के हटाया गया। यानी काम बहुत बड़ा है आने वाले समय में। SIR की प्रक्रिया चल रही है 12 राज्यों में, जिनमें से 4 ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होना है। ममता बनर्जी कह तो रही हैं, लेकिन कितना वहां काम चल रहा है? तमिलनाडु में काम चल रहा है, केरल में काम, हर जगह, एक असम को छोड़ के बाकी राज्यों में है ही, उत्तर प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में अभी चुनाव नहीं है। जहां चुनाव है वहां, और ये एक एग्जाम्पल है, सैंपल है, और पैटर्न महाराष्ट्र, पैटर्न हरियाणा। यानी महाराष्ट्र मॉडल को आप अपनाएं। 81% से ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र में भी एनडीए की जीत हुई, और 81% से ज्यादा सीटों पर यहां बिहार में भी जीत हुई। पैटर्न समझिए प्रशांत जी, पैटर्न समझिए प्रेम कुमार जी, पैटर्न समझिए हमारे साथी शकील जी और अमलेंदु जी। 81% से ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र में भी जीत हुई, उतनी सीटों पे यहां भी जीत हो रही है। महाराष्ट्र मॉडल। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, ये महाराष्ट्र मॉडल ही है, और महाराष्ट्र मॉडल अब बहुत सफल तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। ये साफ देखने में आया है। राजीव जी, बहुत पहले एक शेर पढ़ा था, बरसों हो गए, कि इंसाफ उनसे मांगने क्या जाएं दोस्तों, जिन कातिलों को देखा है मुंसिफों के आसपास। तो अब आप इंसाफ की दरियाफ्त किससे करेंगे? आप किससे इंसाफ मांगने जाएंगे जब मुंसिफ जो है वो कातिलों के साथ खड़ा हुआ है, बल्कि साथ नहीं खड़ा हुआ है, जब मुंसिफ ही कातिल बन गया है, तब आप किससे इंसाफ की गुजारिश करेंगे और गुहार लगाएंगे कि भैया इंसाफ कर दो? यानी जो चुनाव आयोग राजीव जी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ये है, संवैधानिक जिम्मेदारी है उसकी, कि आपको स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है, और जो कहा था कि आपने कोई भी मतदाता छूटने ना पाए, तो छूटने ना पाए, तो यहाँ तो आपने 67 लाख लोगों के या 70 लाख लोगों के नाम तो आपने एक झटके में ही काट दिए, और उसके बाद जो बचे भी रह गए थे उनको आपने पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने दिया। ये भी किया गया। तो सारे तो हथकंडे अपनाए गए। तो इन हथकंडों के अपनाने के बाद राजीव जी, किससे जो कहा जाए कि भाई आप किए? सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुन रहा है रोज, तारीख पे तारीख। 10 जुलाई को पहली बार सुनवाई हुई, और चुनाव भी हो गया इसे SIR की वोटर लिस्ट पे, और अभी तक यही तय नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट की ये संवैधानिक है कि नहीं है।
तो किससे आप इंसाफ की बात करेंगे कि कौन इंसाफ करेगा? सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में यही पहुंचा हुआ है कि चुनाव आयोग को ये कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तय ही नहीं कर पा रहा है। मतलब 10 तारीख तो इसी में निकल गई कि आधार कार्ड होगा कि नहीं होगा, और आज भी राजीव जी आधार कार्ड पे एक भी नाम शामिल नहीं किया गया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जिस समय चुनाव की घोषणा कर रहे थे उस समय भी यही बता रहे थे कि आधार कार्ड जो ना जन्म का प्रमाण पत्र है और ना वो जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, ना नागरिकता का प्रमाण पत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश में किस लिए है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर स्पष्ट था कि अपने में पर्याप्त है और आप इसको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर राजीव जी अपना आदेश नहीं मनवा पा रहा चुनाव आयोग से, तो ये किसकी कमजोरी है? मेरी या आपकी या सुप्रीम कोर्ट की? यानी एक सांसद खुलेआम जो है चीफ जस्टिस को कह देता है कि इनकी वजह से गृह युद्ध भड़केगा, और एक आदमी सीजीआई के चैम्बर में, मतलब बड़ी अदालत में जूता फेंक देता है, और आप दोनों सीजीआई के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते और आप सुप्रीम कोर्ट हैं। तो किस तरीके से चीजें होंगी? तो राजीव जी एक तरह से देखा जाए कि सवाल सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं है, मुझे लगता है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं पे जो है वो खतरा है, और अगर यही स्थितियां बनी रहेंगी तो हमें लोकतंत्र को भूल जाना चाहिए। अब जो बात कही जाती है साहब जनता सड़क पे क्यों नहीं आती, जनता सड़क पे आ जाएगी उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? आप चाहते हैं कि नेपाल बन जाए, जो जब बात करते हैं जनता सड़क पे आ जाए, और उसके बाद फिर क्या होगा? कितनी जाने जाएंगी, क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? तो ये कहना बड़ा आसान है कि जनता सड़क पर क्यों नहीं आती। राजीव जी 70 सालों में पहली बार हुआ, 78 सालों में, कि पूरा का पूरा विपक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो थे सड़क पर उतरे थे, एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ उतरे थे, और सारे सांसदों की गिरफ्तारी हुई। 78 वर्षों में पहली बार था ये। इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं लोकतंत्र के नाम पे? अगर विपक्ष सड़कों पर आग लगाने लग जाए और जनता को लेकर सड़कों पे जो है आग लगाने लग जाए, तो फिर हम किस लोकतंत्र की बात करेंगे? तो हम उसी भी शामिल होगा ना कि लोकतंत्र को ध्वस्त करना है। तो इसलिए जो भी रास्ते होंगे वो संवैधानिक तरीके से ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान का कस्टोडियन है तो चाहे हमारे सीजीआई साहब चार्टर्ड प्लेन से घूमे, और चाहे ऊंट की सवारी करें, और चाहे किसी चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाएं, उसके डिनर में शामिल हो, और चाहे जिस बुलडोजर पे आप रोक लगाते हैं उसी बुलडोजर बाबा के साथ खड़े होकर आप कहें कि इनका कानून का राज बहुत अच्छा है। तो ये बातें भी जनता देख रही है, ऐसा नहीं है। तो राजीव जी सिर्फ चुनाव आयोग का मसला नहीं है, चुनाव आयोग ने जो काम किया उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? जाहिर सी बात है राहुल गांधी की नहीं है ना, मेरी और आपकी नहीं है। इसको रोकने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की, और लोग आपके पास न्याय के लिए पहुंचे थे। वो न्याय कहां दिखाई पड़ रहा है? चुनाव आयोग डकैती डाला है राजीव, ये सीधी सीधी डकैती है, चोरी नहीं है, ये डकैती है खुली तौर पे। कांग्रेस ने जो जारी किया है 128 सीटों की लिस्ट जारी की है, वो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि आपने 40,000 वोट काट दिए और 5,000 से आप जीत गए चुनाव। तो ये साफ तौर पे, और 128 आपको आ गए। और इसके अलावा वो जो वोट काट दिया आपने, वो तो काट दिए, ये आपने जो 22 लाख नाम जोड़ दिए वो कौन से नाम थे भाई? आपने बताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे मांगा, कई बार मांगा कि आप दीजिए लिस्ट, आपने क्या दी सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट? नहीं दी आपने सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट कि कौन से 22 लाख आपने नाम जोड़ दिए, क्यों नहीं दी? आप जिस दिन आप चुनाव की घोषणा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आप हलफनामा देकर कहते हैं कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, और जब आप बताते हैं कितने मतदाता, मतलब वोटिंग जब हो गई 2 राउंड की, तब आप बताते हैं 7 करोड़ 45 लाख मतदाता थे। भाई ये 3 लाख कहां से आ गए? कौन थे ये मतदाता? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस दिन आपने चुनाव की घोषणा की फाइनल सूची के आधार पर कि आप इसमें कोई नाम नहीं जुड़ेगा, और उसके बाद फिर 3 लाख नाम जुड़ गए? वो 3 लाख नाम कौन से थे? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इसका जवाब दे पाएंगे? तो खुलेआम राजीव जी डकैतियां हो रही हैं, उसके बाद भी अगर लोग ये बताएं कि साहब कांग्रेस अपना संगठन ठीक कर ले और कृष्णा अल्लावरू को हटा दे, कि साहब फलाने को हटा दे, कि इसको ठीक कर दे, और मैं तो घूम रहा था चाय के ढाबे पे, वहां मुझको बीजेपी के समर्थक मिल गए, और ऐसे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं। तो भाई आप घूम रहे थे ढाबे पे, आप वहां के रहने वाले, आप घूम रहे थे, तो आपको मिल गए होंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, आपको पहचान रहे होंगे। और ऐसा कौन सा राजीव जी प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस आदमी को चुनाव से एक दिन पहले तक
परिणाम आने से पहले तक महागठबंधन की लहर दिखाई पड़ रही थी। अब वो ज्ञान बांट रहा है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही थी और आरजेडी काम नहीं कर रही थी। तो उस समय की आंख में रतौंधी हो गई थी जिस समय आप बता रहे थे कि महागठबंधन की लहर चल रही है, और आपकी आंखों का जाला हट गया जब बीजेपी जो है 83% स्टैग रेट के साथ आ गई। तो अब आपकी आंखों का रतौंधी भी ठीक हो गई, जाला भी ठीक हो गया। इसका मतलब राजीव जी, इनके दिमाग पे जो जाला पड़ा हुआ था वो पहले से था, और दिमाग में इनके गोबर पहले से भरा हुआ था। अच्छा हुआ बीजेपी जीत गई, तो ऐसे लोगों के भी दिमाग का जो है वो सामने आ गया कि इनके दिलों के अंदर क्या है, और ये सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए क्या क्या करने के लिए क्या क्या करते हैं राजीव जी। प्रशांत टंडन जी, महिलाओं की बात जरा जरूरी है यहां करना। महिलाएं 10,000 रुपए में बिक गई, सीधे शब्दों में पूछना चाह रहा हूं। आप बात अभी कर भी रहे थे पिछले उसमें, और इस चुनाव का विश्लेषण जब भी हो रहा है, जो शकील जी कह रहे थे मुद्दों की बात, तो महिला और युवा इन दोनों की बात हो रही थी, और लगातार इनका रुझान महिलाओं में, ठीक है 10,000 रुपये जिनके पास आए, एक रुझान होता है कि चलो पैसे आ रहे हैं, लेकिन इतना आसान है क्या? युवाओं से आपने बात की थी, इतना आसान है क्या? अनम्यूट कीजिए। राजीव जी, इस बात से इनकार नहीं कि नीतीश कुमार ने महिला कंस्टिट्यूंसी एक क्रिएट की है अपनी, जी बिल्कुल भी इनकार नहीं इस बात से है। जब से साइकिल वो बांटना शुरू किया तब से है। वो जनरेशन अब बड़ी हो गई। दूसरी बात कि महिलाओं को बीच चुनाव में पैसे भेजना अनैतिक है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, बिल्कुल साफ। लेकिन जिन महिलाओं को पैसे मिले हैं वो सब क्या बिक गई, इस तरीके की जो बातें अगर कही जा रही हैं वो महिलाओं के प्रति बड़ा असम्मान, अपमानजनक, अपमानजनक है। बहुत। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपमानजनक है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं राजीव जी कि हम लोगों को ऐसी बीसियों महिलाएं मिली हैं अलग अलग जगहों पे जिन्होंने कहा कि पैसे मिले लेकिन हम वोट अपनी मर्जी से देंगे, हमारा वोट बिका हुआ नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, और वो साउंड बाइट भी होगी, जब हम लोग गांधी मैदान में कार्तिक पूर्णिमा के लिए बिहार के तमाम जगहों से लोग आए थे, और महिलाएं थी सर पे गठरी रखे हुए, गरीब महिलाएं जो कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान के एक रात पहले आई थी। उनसे मैंने बात की थी। वो हमारे पास वो वीडियो भी गया था, वो मुझे याद है जी, अपलोडेड है वो वीडियो। उसमें वो महिला, गरीब महिलाएं कह रही हैं कि हाँ पैसे आए हैं लेकिन हम वोट अपनी मर्जी से देंगे, और बहुत आक्रोश के साथ वो कह रही थी। आप देखिए कि क्या गरीब महिला का आत्मसम्मान नहीं होता। आप उसको कहेंगे 10,000 बिक गई वो। ये इस तरीके का जो नैरेटिव है वो बहुत ही महिला विरोधी नैरेटिव है, और बहुत ही सत्यात्मक नैरेटिव है कि महिला बिक जाती है, महिलाओं की बुद्धि विवेक नहीं है। अच्छा, उसमें मैंने तो तमाम जगह पे मुस्लिम महिलाओं से ही बात किया, तो उनको पास ही पैसे आए हैं। पैसे तो सबको पास गए, जो गरीबी की सीमा रेखा के पास आसपास है वो उसके पास गए, जो जीविका दीदी है उसके पास गए। तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं उनके पास वो पैसे गए हैं। तो इस तरीके की बात करना है कि महिला बिक गई और उन्होंने पैसे देकर वोट दे दिया, ये कवर अप है। बेसिकली क्या है कि ये कवर अप है। जैसे आप देखिए कि ऐसे ही कवर अप क्रिएट किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, और महाराष्ट्र के 4-5 जो क्षेत्र हैं, चाहे विदर्भ हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे वो मुंबई का क्षेत्र हो, चाहे वो सिंधुदुर्ग का एरिया हो, वो सारे महाराष्ट्र के जो रीजन है वो अलग अलग उनका वोटिंग पैटर्न है। कहीं पे एनसीपी स्ट्रांग है, तो कहीं कांग्रेस स्ट्रांग है, तो कहीं शिवसेना स्ट्रांग है, तो कहीं बीजेपी स्ट्रांग है। तो अलग अलग वोटिंग पैटर्न है, और इस चुनाव में एक ही पैटर्न दिखाई दिया हिस्ट्री में पहली बार। बिहार के चुनाव में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वोट परसेंट 6% से ऊपर बढ़ा है और सरकार नहीं बदली। तो
आप इतनी बड़ी बेईमानी को कवर अप करने के लिए वहां पे लाटकी बहना का एक इस्तेमाल किया गया। अब मीडिया में खबरें कि उस वजह से जीत गए, जबकि वहां भी ऐसा नहीं था। हम तो वहां भी घूम रहे थे, हम दिल्ली में बैठ के सोशल मीडिया पोस्ट नहीं लिख रहे थे, हम बाहर बैठे वहां भी थे, जगह जगह थे, गांव गांव गए थे, शहर शहर गए थे। तो ये इस तरीके के चीजें फैलाई जाती हैं। हमारे व्हाट्सएप में आता है ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आता है। मुझको भी ये इशारे दिए जाते हैं, डीएम आता है, व्हाट्सएप में आता है, लोग फोन करके बताते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ताकि मैं वैसा बोलूं और मैं लाखों दर्शकों को बेवकूफ बनाऊं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक ऐसा क्रिएट किया जाता है बहाना कि वोट चोरी का कवर अप है। तो ये कवर अप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ये नैरेटिव। वैसा है नहीं कि सब महिलाओं ने वोट दे दिया। बावजूद इसके मैं कहूंगा फिर से कि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक महिला का है, लेकिन क्या वो बीजेपी का भी है ये हम नहीं कह सकते। क्या वो चिराग पासवान का भी है ये नहीं कह सकते। क्या वो जीतन राम मांझी का भी हम नहीं कह सकते। लेकिन अब आप देखिए कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा तक को गया है। जी जी 4 सीटें जीती। तो ये तो क्या मतलब ये उस महिला को मतलब इतना भी ज्ञान है कि 10,000 रुपए नीतीश सरकार ने भेजे हैं तो उसके यहाँ गठबंधन में कौन खड़ा है कैंडिडेट, तो उसको वोट देना है। इतना गोला भाग कोई नहीं करता है। लोकल स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय उनके प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकताएं होती है, किसको वोट देना है, और उनके ऊपर तमाम चीजों का असर होता है। तो ये कवर अप स्टोरी है और कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन उसके अलावा एक बात मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि देखिए इस वक्त देश के सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसकी चर्चा कर रहे थे अमरेंदु जी। सुप्रीम कोर्ट भी समस्या का ही हिस्सा है, समस्या का निदान नहीं है। वो समस्या का हिस्सा है। जो संवैधानिक संस्थाओं में जंग लग गया है उनमें सुप्रीम कोर्ट भी है। और हम देख रहे हैं ना किस तरीके के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद वो कहते हैं कि उनको भगवान ने जो है डिक्टेट कर दिया जजमेंट। तो एक जज साहब रिटायर होके राज्यसभा चले जाते हैं, कोई अपने घर में मोदी जी को बुला रहा है आरती के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का हिस्सा है। समस्या का समाधान इस देश की जनता को करना है और उसमें तमाम तरीके की स्टेक होल्डिंग है। मीडिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अफसोस की बात यह कि एक मीडिया में एक जातिवादी तबका है जो परोक्ष में प्रत्यक्ष में इन ताकतों के साथ हो गया है, क्योंकि उसको तेजस्वी यादव से प्रॉब्लम है, उसको राहुल गांधी समस्या है, क्योंकि राहुल गांधी सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी क्रोनिक कैपिटलिज्म का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए उनको समस्या है। तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति देश के सामने है। पॉलिटिकल पार्टीज को कोई त्वरित प्रतिक्रिया में कोई ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। इस वक्त एक और मजबूत एकता की जरूरत है विपक्ष को, और एक ठंडे दिमाग से सोचें कि अगले कुछ महीने में किस तरीके की कार्रवाई की जाए, किस तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहकर चैलेंज किया जाए, इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है, और उसमें किस तरीके का मीडिया उनको क्रिएट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी अपोजिशन पार्टीज ये सबसे बड़ी चीज नहीं तय कर पाए हैं कि उनका मीडिया क्या हो। और मैं बार बार कहता हूं कि ट्रंप को देखिए आप, ट्रंप ने अपना मीडिया क्रिएट किया, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर दिया उसने जब उसको ब्लॉक किया गया। तो और तब ट्रंप ने उसने अपने यहाँ के जो लेगेसी मीडिया है उससे लड़ाई लड़ी और ट्रंप कामयाब हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रंप से सहमत हूँ, लेकिन एक तरीका है। या न्यूयॉर्क में अभी मेयर के चुनाव जीतते जोराम ममदानी, उसके साथ तो मीडिया था एक तरीका, लेकिन उनका अपना भी कैंपेन था। तो अपोजिशन पार्टीज अभी भी
वो उसी लेगेसी मीडिया और उसी मीडिया के तहत है जो कभी इनका इंटरव्यू ले लेगा और ये लोग बड़े खुश हो जाएंगे, उसके बाद वही अपने सोशल मीडिया पे अपने अपने चैनल पे कांग्रेस को बल भर गालियां भी देगा जो कि अनुचित होंगी, और वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। फिर वो बुलाएगा, फिर वो इंटरव्यू देंगे और गदगद हो जाएंगे। तो कांग्रेस को अपना एक मीडिया भी तय करना है और अपोजिशन पार्टीज को भी तय करना है कि उनका मीडिया क्या हो। क्या ये मीडिया जिसमें वो रोज शाम को बैठते हैं जाके और बड़ी खुशी खुशी जाके इंटरव्यू देते हैं, क्या वो मीडिया वैचारिक रूप से उनके साथ है? क्या वो संविधान को वाकई बचाना चाहता है? क्या वो संविधान परख है? ये सब चीजें अपोजिशन पार्टीज को सोचनी है। एक बड़े आंदोलन की तैयारी जब करेंगे तो आपको ये भी सोचना होगा कि मीडिया कैसा हो। ये लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है। कॉरपोरेट और यथास्थितिवादी दोनों एक साथ, ये ऐसा गठबंधन है जो अक्रॉस द पार्टी लाइन जा रहा है, और इसके खिलाफ अगर आप नहीं अभी लड़ेंगे तो फिर आप बचा नहीं पाएंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ज़रा जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास, और कैसे आप देखते हैं, क्या प्रेम कुमार जी इसके आगे की गतिविधियों पर निगाहें तो टिकी रहेंगी हम लोगों की, और अभी और बहुत सारे खुलासे होंगे बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन जो पैटर्न की बात है, जो महाराष्ट्र पैटर्न, जो पैटर्न हमने देखा हरियाणा में, हरियाणा से शुरुआत होती है, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, और जान रही है कांग्रेस पार्टी भी, विपक्ष के नेता जान रहे हैं इन चीज़ों को और ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ओवरऑल जो बातें इधर प्रशांत जी कह रहे थे, जो बातें अमलेंदु जी कह रहे थे, उन बातों को ज़रा मैं चाहता हूँ आपके ज़रिए आगे बढ़ाइए और ज़रा और समझाने की कोशिश कीजिए कि बिहार चुनाव में अगर इस पैटर्न को देखा जाए कि एक पूरा का पूरा, क्या यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं कर दी इन लोगों ने, जिनकी जीत हुई एनडीए की, कि सीटें कुछ ज़्यादा ले आए? जब था तो सीटें थोड़ी सी कम रखते तो इतना एक्सपोज नहीं होते, यहाँ आप तो एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए मशीनों ने, प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं, एक मिनट जी प्रशांत जी। हाँ, देखिए 135 सीटें होती, अगर 140 सीटें होती तो हम लोग भी सोचते कि हमसे कोई गलती हो गई, हम एसेस नहीं कर पाए। 200 सीट में तो आपने साफ कर दिया एकदम कि आप ये कह रहे हैं कि हम बेईमानी करेंगे और सीना जो है सीना ठोक के करेंगे। जी प्रेम कुमार जी प्रेम कुमार जी। देखिए चुनाव नतीजा तो कुछ इस तरह से है कि बीजेपी और एनडीए की जीत हुई, इसके बजाय वो कितनी कम सीटों पर हारे, माने है ना, वो तो पूरी जीत ही रहे हैं, 100% जीत रहे हैं, एक तरह से कुछ सीटों पर हारे, वो वाली स्थिति हो गई। बीजेपी ने 101 पे चुनाव लड़ा, 89 पे जीती, जेडीयू का भी यही था। तो आप ठीक कह रहे हैं कि इन आंकड़ों ने ही इस बात की ओर इशारा किया है कि ये लूट हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है, डकैती पड़ी है, और सरकार डकैतों की डकैती के द्वारा बनी है, डकैतों की डकैती के द्वारा, डकैत सिस्टम के जरिए ये बनी है। हम देखिए, हमें याद आता है 2019 का लोकसभा चुनाव, हम बार बार उस समय हमने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का जो चुनाव आयोग की वेबसाइट होती है उसके आंकड़ों के जरिए एक पूरा रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें हर चौथी सीट पर वोट जितने डले थे उससे ज्यादा या कम गिने गए 2019 की। और मैंने ये रिपोर्ट उस समय क्विंट को लिखकर दी थी, तो क्विंट ने कहा था कि हम आपको छापेंगे, बताएंगे, हमारी भी कुछ तैयारी है। तो दरअसल वहां मेरा लेख नहीं छपा था, किसी दूसरी जगह पर छपा था, क्योंकि बाद में क्विंट ने 386 सीटों का ऐसा आंकड़ा जुटाया था जहां ये चीजें हुई थी कि या तो अधिक गिने गए थे या तो कम गिने गए थे। और उन आंकड़ों को लेकर के वो मुझे अखिलेश यादव जी के भतीजे हैं ना, वो फिरोजाबाद वाली सीट पे उन्होंने कुछ चैलेंज किया था, तो सबूत के तौर पर रखा भी था। तो वो मसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है,
अक्षय 19 का यादव की मसला, बात कर रहे हैं आप, अक्षय यादव। अक्षय यादव जी, जी। वो मसला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन तब भी राजनीतिक दलों ने इसको उस रूप में नहीं पकड़ा, ये मुद्दा वोट चोरी का उस रूप में नहीं बना जिस रूप में आज और बीते कुछ समय से क्रमशः बनता चला गया है। हम ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब आज वोट चोरी हो रही है, तो आज वोट चोरी पर चर्चा भी हो रही है। 2019 में वोट चोरी हुई, उस पर चर्चा नहीं हुई। भले एक आध आर्टिकल रिपोर्ट लिख जाना, वो चर्चा नहीं है, वो नहीं बनी। अरे हारने के बाद तो लोग ऐसे ही कहते, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने इतना किया कि वेबसाइट पे लिख दिया कि ये आंकड़े जो हैं अस्थायी हैं, और जब उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जब उसको अप्रूव किया जाएगा तो वही आंकड़ा होगा। और अब तो लिखा रहता है कि वो 17C या फला चिल्ला से मिलान होगा तभी वो आंकड़ा होगा, ये आपकी सुविधा के लिए। ये सारी चीजें एहतियातन वो लिखने लगे। और ताज्जुब की बात होगी राजीव जी, जिन जिन सीटों के बारे में हमने छापा था, लिखा था, उन सभी सीटों में करेक्शन कर दिए गए। चुनाव आयोग ने करेक्शन कर दिया, रहने ही नहीं दिया, और उसको हमारे देखने के लायक रहने नहीं दिया। हम अब दोबारा उस पर विजिट नहीं कर सकते थे, इस तरह का आंकड़ा कर दिया। तो चुनाव आयोग के मन में पकड़े जाने की बेईमानी 2019 से हम आगे देख रहे हैं। इसके बाद आज जो चीजें हो रही हैं, आज खुशी की बात है कि देश के अलग अलग हिस्सों में वोट चोरी के खिलाफ लोग बोलने लगे हैं, और जो लोग छिपाने में लगे हैं वो दिखता है कि ये लोग छिपा रहे हैं। मोदी मीडिया दिख जाता है, उघार हो जाता है, लोगों के सामने बेपर्द हो जाता है कि वो वोट चोरी का बचाव कर रहा है। तो ये भी एक तरह से जनता को जगाने का ही काम हो रहा है। उनकी तरफ से वो छिपाने का काम, ये जनता को जगाने का काम। अब है कि ये पीपल्स वॉइस बने, तो ये पीपल्स वॉइस कैसे बनेगा? जैसे जैसे हम तथ्य सामने लाएंगे, बोलचाल की भाषा में देखेंगे, बताएंगे कि ये वोट चोरी नहीं, आपके किस्मत की चोरी हो गई है। जब जनता ये समझेगी कि उसके किस्मत की चोरी हो रही है, उनके बच्चों का भविष्य चुराया जा रहा है, उनसे रोजगार की चोरी हो रही है, उनके सस्ते अफोर्डेबल चीजें जो उनको मिल सकती थी इस चोरी की सरकार में महंगी रूप में उनको मिल रही है, उनके पॉकेट काटे जा रहे हैं, तब जनता को इस चोरी का मतलब समझ में आएगा। जनता अभी वो समझ नहीं पा रही है कि ये वोट चोरी क्या है, सरकार क्या है। अरे नहीं चुराती तो वही रह जाता, वो नहीं होता तो वही आ जाता, ये आए या वो आए, हमारा क्या, इस भाव में जनता है। तो जनता को उस भाव में लाना कि ये वोट चोरी से डेमोक्रेसी नेस्तनाबूद हो रही है, संविधान कमतर हो रहा है और नीचा दिख रहा है। जब यहां पर बात समझ में आएगी तो उनको समझ में आएगा कि लोकतंत्र और संविधान के नहीं रहने से हमारा क्या होगा। ये बात राहुल गांधी ही कर रहे हैं, वो समझाने में लगातार लगे हैं। अब ये बात जो है समझ में जनता कब उद्वेलित होती है, आंदोलित होती है, प्रतिक्रिया देती है उस रूप में कि नेता क्या करता है, नेता तो नेतृत्व ही देता है, वरना उसको उस वातावरण का इंतजार करना पड़ता है जब तक जनता में बेचैनी पैदा ना हो। भाई महात्मा गांधी के आंदोलन करते थे, ऐसा थोड़े कि आंदोलन शुरू कर देते थे, वो अध्ययन करते थे, घूमते थे, फिरते थे, जिनके बीच जाते थे उनको बोलते थे तुम तैयार हो कि नहीं आंदोलन के लिए, तुम करोगे तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी आंदोलन करेंगे, जनता बोलेगी कि हाँ हमारा कुछ छिन रहा है, महसूस करेगी राहुल गांधी खड़ा है। ये चीज हम कहना, हो सकता है हमारी बात से कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग ना हो, लेकिन आंदोलन जब वातावरण परिपक्व होता है तो नेतृत्व उसको पकड़ लेता है, यही नेतृत्व का काम है। भाई एक सजग प्रहरी की तरह राहुल गांधी देश को समझा रहे हैं, धांधली बता रहे हैं, डेमोक्रेसी का लूटना बता रहे हैं, वोट का सरकार का छिन जाना बता रहे हैं,
संसदीय प्रजातंत्र का नेस्तनाबूद हो जाना बता रहे हैं। अब जनता को इस बताए जाने को ग्रास्प करना है, पकड़ना है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जनता को ग्रैप्स करना है, पकड़ना है। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप रख रहे थे। जरा आना चाहता हूँ जल्दी से शकील जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या कुछ दिखाई दे रही है विपक्ष की, ज़रा समझूं आपके ज़रिए। क्या विपक्ष आने वाले समय में इन तमाम मसलों को लेकर आगे बढ़ने वाला है? राहुल गांधी जिस ढंग से जो वो अभी तक एक्सपोज करते आए हैं, क्या और भी एक्सपोज करने वाले हैं? क्या कुछ है अंदर खाने, क्या चल रहा है? राहुल गांधी ने अभी तक क्या नहीं किया? अगर आज देश में कोई आवाज गूंज रही है तो राहुल गांधी की, और राहुल गांधी के साथ बाकी विपक्ष की। नहीं तो जो सवाल यहां हमारे साथी उठा रहे हैं कि बाकी संवैधानिक संस्थाओं ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है, सबसे प्रमुख है, उसको जो करना चाहिए था वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। तो सिर्फ विपक्ष, और विपक्ष में भी राहुल गांधी तो कर रहे हैं 2 यात्राएं देशव्यापी, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, उसके बाद बिहार की यात्रा, अभी वोट अधिकार यात्रा, उसके बाद जाने कितनी बार कहां कहां वो सड़क पे आए, हाथरस गए, कहां नहीं गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने किया। लेकिन बात यह सही है कि जनता के दिमाग में आपको ये बात बिठाना पड़ेगी, लोकतंत्र और संविधान सब सही है, कि ये डायरेक्ट तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारे भविष्य का नुकसान हो रहा है, तुम्हारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। अभी जो महिला वोटर की बात वहां हो रही है और महिलाओं के वोट की बात हुई, अगर आपके पास सरकार है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। केंद्र में भी आपकी सरकार, बिहार में भी आपकी सरकार, कर्ज की पीते हैं मैं, और कहते हैं कि हां, ये बात लोगों तक जाना चाहिए कि केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर ऐसे बोलना चाहिए, हम तो पुरानी भाषा बोलते हैं केंद्र सरकार, मोदी सरकार के ऊपर कितना कर्जा बढ़ गया है पिछले 10 साल में, 11 साल में। आज की तारीख में 185.11 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये 2014 में कितना था? 55.87, 55.87 लाख करोड़ कर्जा, करीब करीब तिगुने के करीब जा रहा है, करीब करीब तिगुने के करीब जा रहा है। और प्रति व्यक्ति 4.8 लाख कर्जा, 5 लाख हो गया प्रति व्यक्ति, ये कर्जा है। तो ये देश की जनता को बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, और ये हम पहले भी बता चुके हैं, कह चुके हैं कि ये काम राजनीतिक दलों को छोटी छोटी बुकलेट के माध्यम से करना चाहिए, जो पहले होता था, पॉकेट डायरी नुमा चीज, कि वो उठाए और देख ले। ये आंकड़े जो हैं इस तरह से लोगों को याद नहीं रहते हैं कि भाई मेरे, तुम्हारे ऊपर 5 लाख का करीब करीब 4.8 लाख का कर्जा है प्रति व्यक्ति। और पिछले 2 सालों में, अब देखिए सारे आंकड़े, ये लोगों को याद कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, बुकलेट में छापना चाहिए अलग अलग, जिसे पावर पॉइंट कहते हैं। जिस तरह से पिछले 2 साल में 90,000 का कर्जा बढ़ा है प्रति व्यक्ति के ऊपर। और पिछले 2 साल में ही ये जो है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रेवड़ी कहा था, जो फ्री बीज होता है, ये देना शुरू हुआ है अलग अलग राज्यों में। तो आप पैसा दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, इसको आप रिश्वत कहिए, कुछ कहिए। अभी अशोक गहलोत ने कल कहा ना कि हमारी पुरानी योजना थी, हम बांटने वाले थे मोबाइल फोन, चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर किया, हमारे यहां रोक दिया, और मोदी जी को अनुमति दे दी उन्होंने कि बिहार में आप बांटिए रुपया। और बिहार में कुल कितना कर्जा है हम यही बता दें, ताकि बिहार के लोगों को समझ में आ जाए। 3.02 लाख करोड़ बिहार सरकार पे कर्जा है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा, 3 लाख करोड़ से ज्यादा जी, हाँ। और प्रति व्यक्ति 24,000, 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए हैं, ठीक है, अच्छा या बुरा अलग मुद्दा है, लेकिन वो उन लोगों से दिए हैं जिनका इससे कोई संबंध नहीं है।
कुछ महिलाओं को दिए हैं, कुछ लाख महिलाओं को दिए होंगे, लेकिन करोड़ों व्यक्तियों की कीमत पे। तो मूल मुद्दा जो हम कह रहे हैं कि ये तरीके पे रोक लगना चाहिए कि सरकार किसी की भी कल आएगी वो तो इससे ज्यादा भी दे सकता है। ये कोई तरीका नहीं है। चुनाव के तरीके से ही लड़े जाते हैं। और ये जो बात है ये देश की अर्थव्यवस्था को कहां तक नुकसान पहुंचाएगी मोदी जी तो कभी बताएंगे नहीं, और लोग नशे में जो है वो इसको पूछेंगे नहीं। लेकिन आखिर होगा क्या? आर्थिक रूप से ये जो बैंक जो हैं कितने कमजोर होते चले जा रहे हैं। ये इंदिरा गांधी को धन्यवाद दें कि उसके राष्ट्रीयकरण की वजह से ये बचे हुए हैं, नहीं तो दिवालिया हो चुके होती। बहुत बुरी स्थिति है। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, ठीक है, मगर बाकी संवैधानिक संस्थाएं अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेंगी, वो जनता पे, हम कहते हैं एक हद तक कहना जनता से ठीक है, हम भी कहते हैं कि जनता को करना चाहिए, मैं आप जनता पे पूरा मत डालिए। जनता नहीं कर सकती, जनता नहीं सोच सकती, और उसको तो एक ऐसा नशा पिलाया गया है हिंदू मुसलमान का कि वो रोजगार जैसे सवाल पे नहीं आई, वो नौकरी के सवाल पे नहीं आई। वो नौकरी, रोजगार, इन सवालों पे उसको खड़ा हो जाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जनता का अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की संवैधानिक संस्थाओं की है। उन्हें आगे आना पड़ेगा। चुनाव आयोग पूरी की पूरी तरह एक पार्टी बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं बची है। तो चुनाव आयोग पर अंकुश जो है वो राहुल गांधी नहीं लगा सकते। राहुल गांधी सवाल उठा सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, तो ये अंकुश नहीं लगा सकते। अंकुश सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकता है। तो उसको अपना काम करना पड़ेगा, नहीं तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। मीडिया जो है हर चीज को जस्टिफाई करने को तैयार है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, हर चीज को जस्टिफाई करने को तैयार है। वो अभी इस कर्जे की बात सुनेगा, वो इस कर्जे को जस्टिफाई कर देगा वो जी। कि देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए, विकसित देश के लिए कर्ज की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, कुछ भी कर सकता है वो। अभी आप जो कह रहे थे कि 203 सीटें जिताई, थोड़े और जिता देते, अगली बार जिता देंगे वो, 100% जिता देंगे वो, पूरी की पूरी। हो सकता है वो जो 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव है अभी, उनमें करके दिखा देंगे वो। हमें कोई डर नहीं है। कोई डर क्या होता है? हया नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अब उन्हें कोई शर्म नहीं। क्यों शर्म कब होती है? कि जब कोई कुछ कहता है, कोई सवाल उठाता है। आज कहने वाला कौन है? जो करो आप। तो स्थिति तो बहुत गंभीर है राजीव जी, मगर ऐसा नहीं है, हम निराश बिल्कुल नहीं है। हमें हमेशा ये लगता है, और ये सही भी है, कि दुनिया में इतना सब कुछ हुआ, देश में इतना सब कुछ हुआ, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं से इन सारी चीजों का अंत होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका अंत भी होता है। चलिए कार्यक्रम का अंत भी करते हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की और ऐसे सबूत आते रहेंगे, धांधली के सबूत हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। काम विपक्ष का है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। और बिहार चुनाव में या इससे पहले जब हम महाराष्ट्र चुनाव कवर करने पिछले साल इसी दौर में गए थे, यही नवंबर का महीना था, और उस वक्त भी हमें अलग अलग होटलों में, अलग अलग जगहों पे कांग्रेस के तमाम नेता मिलते थे। तो कांग्रेस के नेता हम जब जा रहे थे बिहार कवर करने के लिए, जी जयपुर से आए हुए अजय राय मिले थे, आप याद कीजिए, उनके भी जयपुर से अलग अलग। और इसी ढंग से आप कहते नहीं इस बात पर। जी, हम लोग ऑन एयर बहुत सारी बातें हम लोग ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग मिलते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विपक्ष ने बिहार में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, बहुत मजबूती के साथ, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांवों में, सब जगह दिखाई देते थे। हाँ, जेडीयू के लोग मुझे दिखाई नहीं दिए, हम लोगों को दिखाई नहीं दिए। बीजेपी के लोग दिखाई देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके संघ के कार्यकर्ता भी हैं, वो भी लगे रहते हैं। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के, खासकर तेजस्वी यादव को देखिए, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, काफ़ी मेहनत की। एक एक दिन में 19-19, 20-20 सभाएं करना, भाग भाग कर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाना, बहुत कम समय में। तो इसलिए कोई ये कहे कि विपक्ष ने मेहनत नहीं की इस चुनाव में, तो ये सरासर गलत है। अगर कोई ये उदाहरण दे, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमलेंदु जी ने जो बात कही थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कोई अगर ये बात कहे कि हमको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई दिए, आप देखना जिसको चाहते हैं वही दिखाई देंगे भाई साहब, आपको और कोई दिखाई नहीं देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको देखना चाहते हैं, किसको देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग जब जा रहे थे
दिल्ली एयरपोर्ट पे अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों गलबैयाँ करते हुए नजर आए थे, पवन खेड़ा, तमाम नेता थे जो जा रहे थे तैयारियों में। तो होता है, चुनाव का वक्त है, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। और अगर आप नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो आप ऐसे भी पार्टी छोड़ दीजिए, फिर पार्टी में क्यों है। तो कार्यकर्ता, बाकी नेता सब लगे रहते हैं, करते हैं मेहनत, और इसलिए ये दलील यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल नहीं है। लेकिन दूसरी दलीलों में से एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है वो है वोट चोरी। सबसे बड़ी चिंता वोट चोरी की है। उस पर आपको, हमको, हम सबको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मतदाता हम हैं। पार्टियां तो सिर्फ ये डाटा देंगी कि इतने लोगों को हटा दिया गया, लेकिन सजग आपको रहना है कि जब वोटर लिस्ट फिर से तैयार किया जा रहा है तो उस वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो, ये पहली प्राथमिकता आपकी है। आपकी डिपेंडेंसी किसी पार्टी पर क्यों होनी चाहिए? आपकी डिपेंडेंसी खुद पे होनी चाहिए कि मेरा नाम उसमें है कि नहीं है। हम लोग नोएडा में रहते हैं, मैं नोएडा में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, मैं रोज़ खोजता हूँ, अभी तक BLO मेरे घर नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। 4 तारीख आखिरी है प्रशांत जी, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाए घर पे। तो ये है, इंतज़ार आप भी कीजिए, नहीं है तो जाइए, मैं भी तैयारी करूँगा, नहीं होगा तो इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि पहले आपका नाम सुनिश्चित हो, आपके घर के परिजनों का, क्योंकि ये करवाएंगे तो हर जगह। सुप्रीम कोर्ट इनकी बातें, या सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की बातें नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बातें कितनी करें, ज़्यादा करेंगे तो अवमानना हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जितनी बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पहले अपने आप को सिक्योर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया।